हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 14 फरवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक करंट अफेयर को आराम से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, मजा आएगा, एंड तक देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए और वहां से आप इनको कलेक्ट कीजिए। तब तक आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम आज के करंट अफेयर का। शुरू करें। आर्कटिक सेंट्री मिशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहां पर एक मिशन की बात की जा रही है, एक मिलिट्री मिशन है जिसका नाम है आर्कटिक सेंट्री मिशन, और इसे शुरू किया है नाटो ने। नाटो का नाम सुना होगा आप सभी ने। इसे कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कभी इतिहास में सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रशिया है, रशिया की बढ़ती हुई पावर को रोकने के लिए कुछ देश एक साथ आते हैं यूरोप के, और वो मिलकर एक संगठन बनाते हैं। इसका नाम है नाटो। इसमें अमेरिका भी मेंबर है, यूरोप के काफी सारे देश मेंबर हैं। अगर हम टोटल देखें तो 32 मेंबर देखने को मिलते हैं हमें नाटो के। अब नाटो ने एक मिलिट्री मिशन शुरू किया है आर्कटिक रीजन में, और इसका नाम है आर्कटिक सेंट्री मिशन। अब आप बोलेंगे कि आर्कटिक रीजन में मिशन शुरू करने की जरूरत अभी क्यों पड़ी? तो इसका रीजन है, देखिए, ग्रीनलैंड। एक्चुअल में ये जो मिशन शुरू किया गया है, ये आर्कटिक रीजन में सर्विलेंस, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और नाटो की जो कंट्रीज है उनके बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए शुरू किया गया है। लेकिन इसका मेन रीजन है ग्रीनलैंड। पिछले कुछ मंथ में काफी सुर्खियों में रहा है ग्रीनलैंड, और यही कारण है आर्कटिक सेंट्री मिशन को शुरू किए जाने का। देखिए, हुआ यह था कि यूएस के प्रेसिडेंट, अगर हम ग्रीनलैंड की लोकेशन देखें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक द्वीप है, लेकिन यह यूरोप के देश डेनमार्क के अंडर में आता है। डेनमार्क का यहां पर कंट्रोल है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और यूएसए चाहता है कि ग्रीनलैंड पर वो कब्जा कर ले, डेनमार्क से छीन ले, क्योंकि आर्कटिक रीजन पर नजर रखने के लिए ग्रीनलैंड एक चेक पोस्ट के रूप में काम करता है। अब यूएसए ने काफी इसके खिलाफ काम किया। पूरा नाटो डरा हुआ था, वर्ल्ड डरा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर यूएसए अटैक करता तो वो ग्रीनलैंड को अपने अंडर में ले लेता। अब यहां से प्रॉब्लम होती, क्योंकि यूएसए भी नाटो का पार्ट है, और डेनमार्क जिसके अंडर में ग्रीनलैंड है, ये भी नाटो का एक मेंबर कंट्री है। तो नाटो के बीच में ही ये जो तनाव था, इसको खत्म करने के लिए नाटो ने बीच का रास्ता निकाला है, और इसका नाम है आर्कटिक सेंट्री मिशन। अब इससे यूएस थम गया क्या, रुक गया क्या? तो बिल्कुल रुक गया, क्योंकि देखिए, जब नाटो मिशन शुरू किया गया ना, तो अब यूएसए की आर्मी इस मिशन के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर काम करेगी, और यहां से वो नजर रख पाएगी आर्कटिक रीजन पर। तो यूएसए को हैंडल मिल जाता है, क्योंकि यूएसए का यही कहना था कि ग्रीनलैंड पर इन फ्यूचर यूएसए, रशिया या फिर चाइना कब्जा कर लेंगे, ये यूएसए का कहना था। तो हमारी सिक्योरिटी पे इफेक्ट आएगा, हमारे देश को थ्रेट हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट इस मिशन के तहत नाटो के जो देश है ना, वो ऑब्वियस सी बात है ग्रीनलैंड पर लगे रहेंगे, तो यूएसए की भी आर्मी ग्रीनलैंड पर डिप्लॉय की जा सकती है। तो इससे यूएसए भी खुश, और ये डेनमार्क का पार्ट बना हुआ है, तो डेनमार्क भी खुश। तो एक ही तीर से दो निशाने यहां पर नाटो ने किए हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पावर है उसकी वर्ल्ड के देशों को सुननी पड़ेगी। नाटो 32 मेंबर कंट्रीज है, लेकिन क्योंकि यूएसए के पास पावर है, और नाटो के देशों को भी पता था कि वो ग्रीनलैंड को अगर कब्जा करना चाहेगा अटैक करके, तो वो कर लेगा। इसलिए नाटो ने बोला, इससे अच्छा है हम एक्सेस दे देते हैं यूएसए की आर्मी को। इसीलिए नाटो ने आर्कटिक सेंट्री मिशन को हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च कहां किया गया? आर्कटिक रीजन में ये लॉन्च किया गया। इजी, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का आइलैंड है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलता है, लेकिन किस देश के अंडर में है, क्वेश्चन ऐसा आता, तो ये डेनमार्क के अंडर में है। नाटो, अभी मैंने आपको बताया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। तब 12 मेंबर कंट्रीज थी, लेकिन वर्तमान में यहां पर 32 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती है। वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से नाटो को जाना जाता है। इसकी 31वीं मेंबर कंट्री थी फिनलैंड 2023 में, और 32वीं मेंबर कंट्री है स्वीडन 2024 में बनी थी। सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे नाटो के, और तुर्की 2026 में नाटो समिट की मेजबानी करने वाला है। तो ये नाटो की बेसिक इंफॉर्मेशन है, इनको भी याद रखिएगा।
तब तक हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसे पीएमओ कहा जाता है, को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में शिफ्ट किया गया है? तो जब से भारत आजाद हुआ है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ साउथ ब्लॉक दिल्ली में संचालित हो रहा था, लेकिन अब पीएमओ को शिफ्ट किया गया है एक नई जगह पर, एक नई बिल्डिंग में, और इसे नाम दिया गया है सेवा तीर्थ। नया पीएमओ ऑफिस का एड्रेस क्या है? तो ये सेवा तीर्थ है। ओके, 1947 के बाद 78 वर्षों में पीएमओ आज तक जो साउथ ब्लॉक है दिल्ली में, यहीं पर संचालित हो रहा था। लेकिन 1947 से संचालित हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी पीएम रहे हैं वो कहीं ना कहीं साउथ ब्लॉक से ही ऑपरेट कर रहे थे। ओके, यही इनका पीएमओ का ऑफिशियल एड्रेस था। पीएमओ ऑफिस, हमारा जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो साउथ ब्लॉक में था। लेकिन अब जिस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है, इसे नाम दिया गया है सेवा तीर्थ। ओके, देखिए क्या होता था कि पीएमओ जब साउथ ब्लॉक से संचालित हो रहा था तो काफी अलग अलग जो ऑफिसेस थे जो कि इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो अलग अलग जगह पर थे। तो आपसी तालमेल में देरी होती थी, कोऑपरेट नहीं कर पाते थे मिलकर। अगर कोई मीटिंग करना हो इमीडिएट तो उसमें टाइम लगता था। तो अब इन्होंने क्या किया है कि पीएमओ को सेवा तीर्थ नाम की नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। अब सेवा तीर्थ में पीएमओ के अलावा, पीएम ऑफिस के अलावा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट देखने को मिलता है और कैबिनेट सेक्रेटरीट भी यहीं पर देखने को मिलता है सेवा तीर्थ बिल्डिंग में। ओके, तो अब पीएमओ का नया पता है सेवा तीर्थ। किस राज्य ने भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की है? भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा करने वाला राज्य है भारत का ओडिशा राज्य। देखिए, सेंट्रल की एक प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसका नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसके तहत क्या है ना, पूरे इंडिया में जो लैंड रिकॉर्ड है उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है। इसी के तहत ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने यहां पर जो भूमि अभिलेख है, जो रिकॉर्ड है भूमि के, उनमें क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की। क्यूआर कोड से होगा ये कि सारी इंफॉर्मेशन उस भूमि की, कितने मालिक रहे, कितने मालिक चेंज हुए, भूमि कहां से कहां पर गई है, ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा वहां पर एक ही जगह पर मिल जाएगी। मतलब फिजिकल कॉपी कैरी करने की जरूरत नहीं है, जो भूमि की रजिस्ट्री होती है उनको कैरी नहीं करना पड़ेगा, केवल एक क्यूआर कोड को स्कैन करो और भूमि की, चाहे वो ओडिशा में कहीं की भी भूमि हो, पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लैंड ट्रांसफर करना है, कोई अदर काम है, तो उसमें इस तेजी आएगी, वर्क में तेजी आएगी और भूमि का सुरक्षित रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है ओडिशा में। तो अभी तक क्या होता था, राज्य में लैंड पट्टा या फिर जो अधिकार अभिलेख होते है ना, उन पर एक क्यूआर कोड या इलेक्ट्रिक चिप लगा दी जाएगी और इसको स्कैन करते से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस भूमि की। ओडिशा में जमीन जायदाद के जो मामले होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, उनको कम करना, जो विवाद होते हैं उनको कंट्रोल करना और डिजिटलाइज करना भूमि रिकॉर्ड को, यह मुख्य उद्देश्य है क्यूआर कोड को लागू किए जाने का। स्कैन करते से 50 से 70 साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा भूमि का। अभी तक क्या होता है कि एक ईसी सर्टिफिकेट चलता था, तो ईसी सर्टिफिकेट में क्या होता है कि 30 साल का ही रिकॉर्ड मिल पाता है, लेकिन अब क्यूआर कोड जब डलेगा तो 50 से 70 साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा और भूमि के अलग अलग मालिक जो बदले भी हैं उनका सारा डेटा एक ही जगह पर स्टोर रहेगा। तो फायदा है। तो क्यूआर कोड भूमि अभिलेखों पर लागू करने वाला राज्य कौन है? तो यह है भारत का ओडिशा राज्य। आगे आ जाए। सिक्योरिटी, एक तो डिजिटल रिकॉर्ड टेम्पर प्रूफ होगा, यानी इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, सुरक्षित रख पाएंगे, और अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो तुरंत उसका अलर्ट जाएगा तहसीलदार के पास या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास। तो इससे भूमि के जो विवाद हैं, जो भी स्कैम होते हैं, उनको रोका जा सकेगा, है ना। एक ही भूमि 4-4 लोगों को बेच दी तो ये फ्रॉड नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए, आप सभी के लिए महाशिवरात्रि की सेल शुरू हो गई है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको सभी कोर्सेज, सभी पीडीएफ अप टू 90% तक ऑफ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप महाशिवरात्रि की सेल का फायदा उठाइए, चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। काफी सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आते हैं कि सर कोर्स के जो प्राइस है वो नॉमिनल किए जाए, वो कम किए जाए,
तो आप सेल का फायदा उठाइए, 90% तक ऑफ आपको सभी कोर्सेज पर अभी 2-3 दिन के लिए मिल जाएंगे। तो फायदा उठाइए, चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो हेल्पलाइन नंबर यहां पर मेंशन किया गया है, आपको नोट कीजिए और इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चर्चा में रहा इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना यह हमको देखने को मिलेगी भारत के केरला स्टेट में। अभी सुर्खियों में क्यों है? केरल में ये जो योजना है ना, इसके 50 साल पूरे हुए, डैम है ये। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के या डैम के 50 साल कंप्लीट हुए। 1976 में उस वक्त जो भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था सॉरी, इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। ये केरला के इडुक्की जिले में पेरियार रिवर पर बना हुआ है। इंडिया के सबसे बड़े डैमों में गिना जाता है, सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में गिना जाता है। ठीक है, इवन केरल का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 3 डैम बने हुए और 3 डैम मिलकर एक बड़ा रिजर्वायर यहां पर क्रिएट करते हैं। 3 डैम में इडुक्की डैम, जिसके नाम से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जाना जाता है, आर्च डैम है, 2 पहाड़ों के बीच में यह बना हुआ है। एक है चेरुथोनी डैम, यह पानी के प्रवाह को कंट्रोल करता है, और तीसरा है कुलामाऊ डैम। ये क्या करता है, पानी जो है उसको पावर हाउस की तरफ मोड़ता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाए। तो इडुक्की डैम या इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो डैम है वो 168 मीटर का है, ऑलमोस्ट एशिया के सबसे ऊंचे आर्च डैम में इनको गिना जाता है, और 365 मीटर इसकी लेंथ देखने को मिलती है। अगर हम इनोग्रेशन देखें तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1976 में इसका इनोग्रेशन किया था, और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 780 मेगावाट की है। 6 टरबाइन है 130 मेगावाट की। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, इसको छोड़ सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को याद रखो। और प्रोजेक्ट के लिए हमारा सहयोग किया था 1976 में कनाडा ने। तो कनाडा के सहयोग से यह बनाया गया है इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के केरला राज्य में। 50 साल कंप्लीट हुए हैं, 1976 में यह बन गया था। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज की है? अभी बांग्लादेश में वहां पर जनरल इलेक्शन आयोजित करवाए गए। आप सभी को पता है कि शेख हसीना को जब से हटाया गया था, उसके बाद अंतरिम पीएम अपॉइंट किए गए थे बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस। और अब शेख हसीना के हटने के बाद 13वें संसदीय चुनाव, पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन है, वो आयोजित किए गए बांग्लादेश में। और यहां पर सबसे ज्यादा जो सीटें हैं, 2/3 मेजोरिटी से जीतकर आई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो बीएनपी यहां पर अब अपनी सरकार बनाएगी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसे जातीय संसद कहा जाता है, और यहां पर 300 सीटें। अब मेजोरिटी के लिए 150 प्लस सीटें चाहिए होती है, लेकिन जो तारिक रहमान की पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसने 209 से ज्यादा सीटें जीती। तो एक तरफा ये बहुमत के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और तारिक रहमान पीएम पद की शपथ लेंगे। तो ये बांग्लादेश के नए पीएम बनने वाले हैं, तारिक रहमान। ठीक है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर की पार्टी रही, 60 से 70 सीटें इनको मिली है। शेख हसीना की पार्टी पर अवामी लीग पर प्रतिबंध था, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, तो उनके पास कोई भी सीट नहीं। सबसे ज्यादा तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहां पर तारिक रहमान की बात करें तो बांग्लादेश के ये अगले पीएम बन सकते हैं। ठीक है, ये शपथ लेंगे ही लेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, इनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। ये बांग्लादेश की पहली महिला पीएम थी, है ना। तो खालिदा जिया और फॉर्मर प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, इनके बेटे कौन, तारिक रहमान, और ये लेंगे अब बांग्लादेश के पीएम पद की शपथ। तो बांग्लादेश में किस पार्टी से हैं तारिक रहमान? तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। 2/3 मेजोरिटी इन्होंने प्राप्त की है बांग्लादेश के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, आम चुनाव में। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो स्त्री सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। केरल सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। राज्य में गरीब वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो अनएम्प्लॉयड विमेन है, उन सभी को 1000 रुपए की हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। जो पात्र महिलाएं हैं उनको केरला के सीएम पिनरई विजयन ने
अभी इस योजना का अनाउंसमेंट किया है। राज्य में सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है। गरीब वर्ग की अनएम्प्लॉयड जो महिलाएं हैं या जो ट्रांसजेंडर है उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने बताया कि 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जा चुकी है इस योजना की। एज लिमिट देखें तो आवेदक की उम्र जो महिलाएं हैं 35 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए महिला। अगर गवर्नमेंट जॉब में तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और अगर इससे पहले किसी पेंशन स्कीम में वो रजिस्टर्ड है राज्य में जो चल रही है, अगर उनमें से कहीं से उनको लाभ मिल रहा है तो भी फिर उनको इस स्कीम से बाहर किया जाएगा। तो स्त्री सुरक्षा स्कीम है जिसे शुरू किया है केरला गवर्नमेंट ने। तो केरला के पता चल गया स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है। केरला के बेसिक फैक्ट देखें तो तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। राजेंद्र अर्लेकर केरला के गवर्नर है। पिनरई विजयन इसके सीएम के पद पर हैं। 140 सीट हैं केरला की विधानसभा में। लोकसभा में 20 सीटें देखने को मिलती है और राज्यसभा में केरला में 9 सीटें देखने को मिलती हैं। भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो की बात करें तो यह देखने को मिलता है बाराटांग आइलैंड पर। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस मड वॉल्केनो में अभी एक विस्फोट देखने को मिला है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड समूह पर एक डिगलीपुर नाम का इलाका है, यहां पर भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो देखने को मिलता है। देखिए नॉर्मल वॉल्केनो में क्या होता है कि आग निकलती है, लावा निकलता है ना, गैसेस निकलती है, लेकिन मड वॉल्केनो में कीचड़ निकलता है ना, मड निकलता है, गैसेस निकलती है, पानी निकलता है, मतलब अंगारे और ऐसा लावा जैसे पदार्थ निकलते हुए नहीं दिखाई देते। इंडिया में एक ही मड वॉल्केनो है और इसका नाम है मड वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है। किस आइलैंड पर है तो यह बाराटांग आइलैंड है ना। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगा, अगर क्वेश्चन ये आता है तो ये हमें देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड पर। अंडमान निकोबार पर ये मिडिल अंडमान में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है ना। अंडमान निकोबार में भी हम सेपरेट करें तो मिडिल अंडमान में देखने को मिलती है और अंडमान निकोबार की कैपिटल श्री विजयपुरम से 150 किलोमीटर नॉर्थ में देखने को मिलता है। एकमात्र मड वॉल्केनो इंडिया का बाराटांग आइलैंड पर है अंडमान निकोबार में। इसके अलावा इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है ना, जो नॉर्मल वॉल्केनो है वो भी हमें अंडमान निकोबार पर ही देखने को मिलता है। इसका नाम है बैरन द्वीप वॉल्केनो। बैरन द्वीप इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। यह भी अंडमान निकोबार के नॉर्थ अंडमान पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी विस्फोट होता है तो इसको भी याद रखिएगा। वैली ऑफ द किंग किस देश में स्थित है जहां तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं? वैली ऑफ द किंग्स है ना, मतलब राजाओं की घाटियां, ये पर्टिकुलर प्लेस का नाम है और ये हमको देखने को मिलता है मिस्र में। अभी हुआ यह है कि वैली ऑफ द किंग्स में तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं है ना। काफी सारे शिलालेख यहां पर देखने को मिले। 30 इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले, 20 तमिल ब्राह्मी लिपि में, 10 संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। अब देखिए वैली ऑफ द किंग हिस्टोरिकल प्लेस है इजिप्ट में, वहां के जो राजा है ना उनके मकबरे। अभी यहां पर रिसर्च चल रही थी तो इनकी दीवारों पर कुछ ऐसे शब्द मिले जो ब्राह्मी लिपि, जो तमिल ब्राह्मी लिपि है उनसे संबंधित है। मतलब मिस्र की लैंग्वेज के वर्ड नहीं है, मिस्र में जो लैंग्वेज चलती है प्राचीन काल से उसके वर्ड नहीं है, ये तमिल ब्राह्मी लिपि के वर्ड है जो कि हमें दक्षिण में तमिल इतिहास में भी देखने को मिलते हैं। तो वैसे वर्ड यहां पर देखने को मिलते हैं। ऐसे 30 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिनमें से 20 तमिल ब्राह्मी लिपि के हैं। एक कॉमन वर्ड यहां पर बार बार देखने को मिला है, एक 8 बार इस वर्ड का यूज किया गया है, चिकई कोरान है ना, ये एक वर्ड है तमिल भाषा का। अब आपको पता है जो दक्षिण भारत में संगम साहित्य हमको देखने को मिला है, संगम वंश या चेर राजाओं का जो साहित्य मिला है, चेर राजाओं के साहित्य को भी कौरन कहा जाता था। ये जो एक वर्ड आप देख रहे हैं कौरन, ये चेर राजाओं का साहित्य भी कौरन कहलाता था। इसके अलावा कोरन शब्द का जिक्र जो है तमिल संगम साहित्य में देखने को मिलता है, तो वहीं से ये आया है चिकई कोरान। और इससे पता चलता है कि कभी कोई व्यापारी रहे हैं जिनका इस रूट से ट्रेड देखने को मिलता, मतलब कोई भारतीय व्यापारी था जो कि मसालों के लिए, कपड़ों के लिए मिस्र में गया था या फिर उनके साथ ट्रेड करता था।
ओके। एक कोरवाई वर्ड विजय की देवी का भी प्रतीक है संगम साहित्य में। तो इस बात के एविडेंस मिलते हैं कि 2000 साल पहले भी इंडिया और रोमन एम्पायर जो कि मिस्र में था, इनके बीच में ट्रेड हो रहा था 2000 साल पहले, है ना। इसीलिए तमिल ब्राह्मी लिपि के वर्ड हमको देखने को मिले हैं वैली ऑफ द किंग्स हिस्टोरिकल प्लेस पर, और ये कहां पर है? मिस्र में है। मिस्र एक अफ्रीकी देश है ना। इसकी अगर कैपिटल देखें तो कायरो मिस्र की कैपिटल है, काहिरा कहा जाता है। नील नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर है। इजिप्टियन पाउंड यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी है और पीएम मुस्तफा मडबोली इसके पीएम के पद पर है। जैसे प्रेसिडेंट सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि एक्चुअल पावर इनके पास है। तो यह है अब्देल फतह अल सीसी। बुल्गारिया के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? बुल्गारिया के अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है आंद्रे ग्यूरोव को। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। आंद्रे ग्यूरोव इसके अंतरिम पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री पीएम। ओके, तो कौन है? आंद्रे ग्यूरोव। बुल्गारिया में पिछले 5 सालों से राजनीतिक अस्थिरता है। 5 सालों से मतलब एक भी स्टेबल गवर्नमेंट यहां पर देखने को मिली। 7 बार चुनाव हो चुके हैं केवल 5 साल में। ओके, और अब 8वें चुनाव की यहां पर तैयारी। तो यहां पर 8वें चुनाव से पहले गवर्नमेंट को संभालने के लिए बुल्गारिया के जो प्रेसिडेंट है इलेना योटोवा, है ना, इलियाना योटोवा, इन्होंने अंतरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है आंद्रे ग्यूरोव को। अब जब तक देश में चुनाव नहीं हो जाते ये अंतरिम पीएम के रूप में काम करेंगे। आंद्रे ग्यूरोव ये एक बैंकर और इकोनॉमिस्ट है जिनको बुल्गारिया का अंतरिम पीएम बनाया गया है। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। सोफिया इसकी कैपिटल है। यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी। अगर इसकी नेबर कंट्रीज देखें तो रोमानिया, सर्बिया, है ना, नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस और तुर्की, ये सब बुल्गारिया से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाते हैं इलियाना योटोवा और प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं आंद्रे ग्यूरोव जो कि अंतरिम प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद फिर जब चुनाव होंगे तो देखते हैं कौन जीत के आता है। लास्ट क्वेश्चन, विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, बहुत बड़ा नाम है। ये हर साल वर्ल्ड में मनाया जाता है 14 फरवरी को। वैलेंटाइन डे का भी दिन है ये वर्ल्ड में, तो 14 फरवरी को मनाया जाता है विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। आपको पता है वर्ल्ड में जो जन्मजात हार्ट डिसीज है उनके प्रति लोगों को अवेयर करना, उनके इलाज के प्रति लोगों को अवेयर करना, और पूरे वर्ल्ड में जो देश है इस एक प्रॉब्लम के लिए आगे आए, इस हार्ट डिफेक्ट के लिए आगे आए, ये इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, होता क्या है? CHD मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, ठीक है ना। CHD होता क्या है? देखिए क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बचपन से हार्ट डिसीज लेकर पैदा होते हैं, है ना। गर्भ से ही उनको प्रॉब्लम होता है। या तो जब क्या होता है कि गर्भ में जब वो डेवलप होते हैं ना तो हार्ट किसी का बराबर डेवलप नहीं हो पाता, या किसी के हार्ट में कोई होल होता है, और बहुत सारी ऐसी डिसीज होती है, दोष होते हैं जो कि दिल की बीमारी से संबंधित है। अगर वक्त पर इनका इलाज किया जाए तो इनकी जान को बचाया जा सकता है। तो इसी के प्रति लोगों को अवेयर करना, क्योंकि डेटा कहता है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 1.35 मिलियन बच्चे हर साल CHD के साथ पैदा होते हैं, ये डिसीज के साथ, डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। और यूएसए में ही 40,000 बच्चे हर साल इस बीमारी के साथ जन्म लेते हैं, ठीक है। तो यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ और जो ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने मिलकर इसे शुरू किया था, और ये हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। किसी परफेक्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इसे सर्टिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसे वर्ल्ड में मनाते हैं। कब? 14 फरवरी को, ठीक है। तो यहां पर हमने 14 फरवरी के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है हमारी 91।
चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या यूटी में शुरू की गई है? तो इसे शुरू किया गया है दिल्ली में। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई मुंबई में। भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड की वायुसेना के साथ मलक्का स्ट्रेट के पास संयुक्त अभ्यास किया। मलक्का स्ट्रेट किन दो महासागरों के बीच स्थित है? तो यह इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में देखने को मिलता है। भारत की जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या है? तो यह है 2022-23 का। नए दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे? तो ये गाए जाएंगे 6 छंद। 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई गई। किस संस्था की इन्होंने स्थापना की थी? तो यह है आर्य समाज। समाचार में रहे ट्रॉपिकल साइक्लोन गैजानी ने किस देश को प्रभावित किया? तो इसने मेडागास्कर को प्रभावित किया। और वर्ल्ड रेडियो डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। ओके, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी थी? ओपल सुचाता चुआंगश्री। 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। 78th कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता? तो ये एक ईरानी फिल्म मेकर है जिनका नाम है जफर पनाही। इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे आंसर मिल गए हमको क्वेश्चन के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, 2025 में डेविस कप का खिताब किसने जीता है? बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? और विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। कमेंट में आंसर, तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के। कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। शिवरात्रि की सेल है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, तो चेकआउट कीजिए। वहीं पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो उससे भी आप कलेक्ट कीजिए। ओके, चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए तब तक अपना। जय हिंद, जय भारत।